हेमकुंड साहिब के लिए ऋषिकेश से पहला जत्था रवाना। 25 मई को खुलेंगे कपाट। गवर्नर गुरमीत सिंह ने संगतों का किया स्वागत। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा के फरीदाबाद में की जनसभा। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में की जनसभा। कहा, हरियाणा की 10 सीटों पर खिलेगा कमल। अतिक्रमण को लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान। कहा, एनजीटी और कोर्ट के आदेश का पालन करना राज्य सरकार का कर्तव्य। मेरा व्यक्तिगत मत, अतिक्रमण हटाना चाहिए। मलिन बस्तियों पर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस हुई आक्रामक। कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया नगर निगम का घेराव। सरकार पर लगाया बस्तियों को उजाड़ने का आरोप। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चले रुक कर लेते हैं सीधा खास और बड़ी खबर की ओर। बीजेपी के स्टार प्रचारक और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों अन्य राज्यों में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में सीएम धामी हरियाणा के फरीदाबाद पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान सीएम ने संसदीय क्षेत्र फरीदाबाद से भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के पक्ष में जनसभा की। सीएम ने भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के समर्थन में लोगों से वोट की अपील करते हुए बीजेपी सरकार की उपलब्धियां बताई। सीएम धामी का कहना है कि हरियाणा की 10 सीटों पर कमल खिलेगा। तो देखिए, उत्तराखंड में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब सीएम पुष्कर सिंह धामी स्टार प्रचारक के रूप में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि हरियाणा के फरीदाबाद पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की है, माहौल उन्होंने बनाया है। साथ ही दावा किया कि हरियाणा की 10 सीटों पर कमल खिलेगा। डोईवाला परवादून बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने ऋषिकेश आईडीपीएल में हाई कोर्ट शिफ्ट करने को लेकर ब्लॉक सभागार में आम सभा का आयोजन किया। अधिवक्ताओं को व्यापार संघ डोईवाला, संयुक्त किसान मोर्चा, किसान सैनिक संगठन आदि कई संगठनों का समर्थन मिला। परवादून बार एसोसिएशन के सचिव मनोहर सैनी ने कहा कि इस मुहिम को परवादून बार एसोसिएशन के अधिवक्तागण मिलकर उच्च स्तर पर चला रहे हैं और जनता को जागरूक कर रहे हैं। हाईकोर्ट के पोर्टल पर एक लिंक अंकित है, जिसमें हाईकोर्ट को शिफ्ट करने को लेकर यस और नो के समर्थन में जनता को वोट करना है। आईडीपीएल ऋषिकेश में स्थानांतरित हो जाती है तो सबसे ज़्यादा फायदा तो वादकारियों को होगा, क्योंकि हाईकोर्ट उत्तराखंड में जो केस हैं वो 75% से अधिक केस गढ़वाल मंडल के हैं। आईडीपीएल में अगर जो हाईकोर्ट शिफ्ट हो जाती है तो हाईकोर्ट में जो भी केसेस होते हैं उसमें 90% केसेस में सरकार पार्टी होती है और सरकार को वहाँ जवाब देने के लिए अपने अधिकारियों को भेजना पड़ता है और जो जवाब देने के लिए उन्हें एक दिन जाने में, एक दिन वहाँ काम करने में, एक दिन वापस आने में लगता है। अगर जो हाईकोर्ट की स्थापना देहरादून में हो जाए तो वही काम जो 3 दिन में होता है वो 3 घंटे में हो सकता है। तो ये सुविधाएं हैं आम जनता को, सरकार को। हाईकोर्ट नैनीताल में स्वास्थ्य सुविधाएं और पार्किंग तथा अन्य अनेकों समस्याएं, जिस कारण से इसको यहाँ से शिफ्ट करना था। उत्तराखंड शासन की तरफ से मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव मौजूद थे, तो उस खंडपीठ ने उनसे आग्रह किया कि आपके पास वहाँ पर 850 एकड़ भूमि उपलब्ध है, आप उसमें से 20 एकड़ भूमि हाईकोर्ट के लिए हमें दे दें। इसको लेके वहाँ के कुछ अधिवक्ताओं ने अपनी आपत्ति जताई, तो हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एक पोर्टल का गठन किया है, जिसमें पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं और आम जनमानस से आग्रह किया है कि आप हाईकोर्ट को नैनीताल से स्थानांतरित करने में आपकी क्या राय है, वो राय उस पोर्टल पे दें। इसको लेके पूरे गढ़वाल मंडल, पूरे उत्तराखंड में एक मुहिम चल रही है। देहरादून बार एसोसिएशन ने एक बैठक उसके संबंध में पूरे गढ़वाल मंडल की बार की बुलाई थी, जिसमें सबने एक मत से ये प्रस्ताव पारित किया कि हाईकोर्ट नैनीताल से स्थानांतरित।
मलिन बस्तियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर सियासत गरमा रही है। एक तरफ एनजीटी ने मलिन बस्तियों के अवैध तरीके से बने घरों को ध्वस्त करने का नोटिस जारी किया है, तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी में नगर निगम का घेराव किया गया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मलिन बस्ती वासियों के साथ नगर निगम का घेराव करते हुए मलिन बस्तियों के नियमितीकरण की मांग उठाई। इस मौके पर भारी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सरकार मलिन बस्तियों को उजाड़ने जा रही है, जिससे स्थानीय निवासियों में खौफ का माहौल है, क्योंकि निकाय चुनाव नजदीक आ चुका है, लेकिन सरकार के पास मलिन बस्तियों के लिए कोई ठोस प्लान नहीं है। सब गरीब लोग हैं, कुछ लोग और हमारे जैसे लोग, पता नहीं कितनी बस्ती है जिसमें रहते हैं गरीब लोग। हमसे तो किराया भी नहीं दिया जाएगा। आज हमारे घर टूट जाएंगे, हम बेघर हो जाएंगे। कितने हमारे मजदूर भाई ऐसे हैं जिनकी छोटी छोटी बेटी हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, वो पढ़ा भी नहीं पा रहे। सरकार से ये उम्मीद नहीं थी हमें कि हमें बेघर करा जाएगा, सड़कों पे लाया जाएगा। आज हम मजबूर होने के कारण जो है आज सड़कों पे है। महिलाएं घरों में रो रही हैं बैठी हुई कि आज जो है हमारी कैसे करके हम तो किराया भी नहीं दे सकते। हम कहाँ जाएंगे ये बताइए। हम तो सरकार से सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ भेजोगे। गरीब आवाम जिन्होंने घर को जोड़ने के लिए एक पैसा मजदूरी करके घर बनाया, आज उन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं खाली कराने के लिए, तोड़ने के लिए। ये लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? गरीब लोगों की आवाज के साथ हमारी आवाज है, और हम भी उसी बस्ती के एक पले बड़े हुए हैं, उस बस्ती में लेकर के आज तोड़ने के लिए जैसा ये निजाम बनाया जा रहा है, ये सरासर गलत है। इस तोड़ने से पहले उस गरीब व्यक्ति की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। जो भी सरकार आती है वो मालिकाना हक देने की बात करती है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई। तो मेरी सरकार से मेरा निवेदन है कि वो पहले घर उजाड़ने से पहले बसाने का कार्य करे और बाद में उजाड़े। कांग्रेस की सरकार ने 2016 में मलिन बस्तियों के लिए बाकायदा एक कानून बनाया, और कानून बना करके पट्टे देने शुरू किए, मालिकाना हक देना शुरू किया। 2017 में भारतीय जनता पार्टी आ गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस प्रक्रिया को रोक दिया, और 18 में कोर्ट के एक आदेश की आड़ में मलिन बस्ती के लोगों को डराना शुरू कर दिया, मलिन बस्तियों को तोड़ने की धमकी देनी शुरू कर दी, उनमें निशान लगाने शुरू कर दिए। उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद ने उस समय भी आवाज उठाई, और कांग्रेस ने सड़कों पर उतर करके मुख्यमंत्री आवास कूच किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड में एक अध्यादेश लागू करके मलिन बस्तियों का जो तोड़ फोड़ की प्रक्रिया थी उसको फिलहाल टाल दिया। उसके बाद अब वो लगातार डर दिखाते रहते हैं। सरकार स्पष्ट होकर के सामने आए। सरकार ये लुका छुपी का काम क्यों करती है? डरा करके इलेक्शन जैसे ही आता है नगर निगम का चिन्हीकरण शुरू करेंगे, फिर कहेंगे कोई बस्ती नहीं टूटेगी, पहले विधायक का बयान आएगा, फिर मिनिस्टर का बयान आएगा, फिर सरकार कहेगी अध्यादेश हमने बढ़ा दिया। ऐसे तलवार लटका करके काम नहीं चलेगा। लोगों को आपको परमानेंट सोल्यूशन देना पड़ेगा, और मालिकाना हक का जो कानून कांग्रेस ने बनाया था उसको लागू करके मालिकाना हक देना पड़ेगा। तो मानसून के आने में अब कुछ ही समय शेष है, तो वहीं मानसून से पहले ही पहाड़ों में बारिश डराने लगी है। तेज आंधी मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर आने लगे हैं। वहीं पिंडर नदी किनारे बसे थराली के स्थानीय व्यापारियों और आवासीय मकानों के मालिकों को पिंडर नदी का भय अभी से सताने लगा है। इसका कारण है कि बीती बारिश में पिंडर नदी में जमा मलबा जो कहीं नदी को भी आकार की घाटी में बदल चुका है, तो कहीं नदी दो भाग में बंट चुकी है। नदी का रुख आवासीय मकानों की ओर और स्थानीय व्यापारियों की चिंता आने वाली बरसात को लेकर बढ़ा रही है। पिंडर नदी में जमा मलबा स्थानीय व्यापारियों और मकान मालिकों को खतरे के संकेत भी दे रहा है। टाइम भी जो है एसडीएम साहब के पास आए थे, हमने एक ज्ञापन को दिया था, तो एसडीएम साहब ने हमको कहा था कि 20 तारीख से मशीनें लग जाएंगी और जो है कि चैनलाइज नदी हो जाएगी। लेकिन आज 22 तारीख हो गई है, तब भी जो है कि प्रशासन द्वारा कोई काम नहीं किया गया, विभाग ने कोई संज्ञान इसका नहीं लिया। बाध्य होकर हम सभी व्यापारी यहाँ पे आए हैं, सारे लोग एक भीड़ के रूप में हम आए, और एक हमने अल्टीमेटम एसडीएम साहब के माध्यम से डीएम साहब को दिया है कि अगर 31 तारीख तक यदि नदी को चैनलाइज करने का काम नहीं किया जाएगा तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, बाजार बंद रखेंगे, और एक उग्र तरीके का आंदोलन हमको करना होगा, क्योंकि हमारा थराली का भविष्य जो है खतरे में है। भारी भयंकर बाढ़ के कारण पिंडर नदी में और प्राणमती नदी में भारी गाद जमा हो गई थी, और जिसको हटाने के लिए बार बार व्यापार मंडल के द्वारा यहाँ पर प्रशासन को लिखित रूप में दिया गया था हटाने के लिए, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई।
जिसके कारण आज समस्त व्यापार मंडल यहाँ पर पहुँच करके पुनः एक बार आज डीएम साहब के माध्यम से एसडीएम साहब को पत्र दिया गया है। यदि इस पर गाद पर अतिशीघ्र 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई नहीं हुई, इस गाद को नहीं हटाया गया, तो एक जन आंदोलन की यहाँ पर जो है पत्र दिया गया है। इस नदी में अगर काम न किया जाए, नहीं करेंगे सरकार, तो उसके सरकार के विरोध भी कार्रवाई करेंगे। और आपने देखा होगा जो खनन के जो पट्टे लगते हैं वैसे ऐसी जगह में लगने चाहिए जहां से पब्लिक को नुकसान होता है, पर उन्होंने ऐसी जगह खनन के पट्टे लगवाए थे सरकार ने कि जहां पर रोड जाने का, जहां पे किसी को कोई खतरा नहीं है, नुकसान नहीं है। खनन मेन लगना चाहिए था पिंडर नदी में, प्राणमती नदी में, मेन जो प्राणमती में, इन जगह खनन के पट्टे लगने चाहिए थे। और जहां से कि मलबा 10-10, 15-15 फीट ऊपर उठ चुका है और इसके बाद जो है कि 25-25 फीट की नदी ऊपर उठती है, तो अब पूरे बाजार को नुकसान का खतरा बना हुआ है। पिंडर नदी के आस जो मलबा इकट्ठा हो गया उसके संबंध में व्यापारियों ने एक ज्ञापन दिया है। पूर्व में भी उन्होंने ज्ञापन दिया था, तो उसमें जो है विभाग को निर्देश दिया गया था। उसके तहत उन्होंने एक आकलन तैयार करके जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया है और आज जो ज्ञापन उन्होंने दिया है उसको अपने जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कर रहे हैं। ऊपर से जो निर्देश होंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इस संबंध में विभाग को निर्देश किया है कि इसमें काम में तेजी लाइए ताकि ये काम जो है मानसून से पहले हो जाए। तो बीते दिनों उत्तरकाशी जिले के मोरी नाटवाड़ में निजी स्कूल की वैन में लगी आग के बाद दून परिवहन विभाग अलर्ट हो चुका है। परिवहन विभाग स्कूल बस और वैन का फायर सुरक्षा ऑडिट करने की तैयारी में जुट चुका है। ऐसे में परिवहन विभाग द्वारा स्कूली वाहनों के ड्राइवर को फायर उपकरणों के उपयोग की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग 100 के बैच में दी जाएगी। आरटीओ देहरादून सुनील शर्मा ने बताया कि स्कूल बस और वैन में सुरक्षा के सभी उपकरण होने चाहिए। हालांकि परिवहन विभाग द्वारा उपकरणों की जांच के लिए समय समय पर चेकिंग अभियान भी चलाया जाता है। में अभी घटना हुई जिसमें स्कूल वैन में आग लगी है, जिसमें कि जो चालक द्वारा बड़ी तत्परता से कार्य करके बच्चों को बाहर निकाला गया है। इसको परिवहन विभाग और खासतौर पर आरटीओ ऑफिस देहरादून ने बड़ा गंभीरता से लिया है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अब जो इसका फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के लिए हम लोगों ने अपना पूरे एसओपी बना ली है। इसके अंतर्गत जितने भी स्कूल के वाहन हैं, चाहे वो स्कूल के नाम पर रजिस्टर्ड बसेस हों या फिर हमारे पास छोटी वैन हो, इनका हम लोगों द्वारा इससे पहले भी सारा डाटा कलेक्शन किया गया था और इनका वेरिफिकेशन किया गया था स्कूल में जाकर। अब हम इनका फायर सेफ्टी ऑडिट करेंगे, जिसमें हम हमारे अग्निशमन जो अधिकारी लोग हैं उनकी मदद, ओएनजीसी में जितने इससे रिलेटेड हैं, फायर सेफ्टी से रिलेटेड है, उनकी मदद लेंगे और बाकी जो एक्सपर्ट्स हमें मिलेंगे उनकी मदद से दोबारा सारी गाड़ियों का फायर के रिस्पेक्ट में हम लोग ऑडिट करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां राजधानी देहरादून में लगातार ई रिक्शा के परिवहन में लापरवाही देखी जा रही है। देखा जाए तो ई रिक्शा के कारण जगह जगह जाम लग जाता है। ई रिक्शा चालक सड़कों पर कहीं पर भी अपने वाहन को खड़ा कर देते हैं और सवारी का इंतजार करते हैं। लेकिन जब परिवहन विभाग ऐसे ई रिक्शा चालकों पर कार्रवाई करने जा रहा है जो शहर के अंदर जाम की स्थिति पैदा करते हैं, परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा का कहना है कि ई रिक्शा की पार्किंग और उनके परिवहन की व्यवस्था की जाएगी। जो ई रिक्शा यातायात नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके ऊपर चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। द्वारा शहर में इन वाहनों के माध्यम से कोई भी जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो या ऐसी जगह वो संचालित ना हो जिससे कि नॉर्मल ट्रैफिक के फ्लो में प्रॉब्लम आती हो, उसके लिए देहरादून शहर ने पहल करके एसएसपी महोदय के माध्यम से ऐसे 6 रूटों को प्रतिबंधित कर दिया था, जिस पर हमारी प्रवर्तन टीम और ट्रैफिक पुलिस लगातार कार्रवाई करती रहती है। इसके अलावा प्रचार प्रसार के माध्यम से भी हम ई रिक्शा और ई ऑटोज को बता रहे हैं कि क्योंकि ये सुविधा डोर टू डोर पब्लिक को लाने के लिए है, वो ऐसे क्षेत्रों में संचालित करें जहां से पब्लिक को आकर आसानी से बस उपलब्ध हो। इसी के अंतर्गत जितने भी बड़े शहर हैं, जैसे ऋषिकेश हुआ और हरिद्वार हुआ और विकासनगर हुआ, वहां पर भी हम ई रिक्शा का रेगुलेशन कर रहे हैं। विकासनगर में ऑलरेडी 2 रूटों पर हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन कर दिया है। इसके अलावा हम लोगों ने हरिद्वार के ऊपर पूरा सर्वे कराकर ऐसे रूट चिन्हित कर दिए हैं। 8 रूट ऐसे चिन्हित हो चुके हैं जिन पर कि हम इनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। प्रदेश के मैदानी इलाकों में गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। हीट वेव की वजह से लोगों को झुलझाने वाली
गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आने वाले दिनों में मैदानी इलाकों में हीट वेव के प्रकोप से राहत मिल सकती है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार तापमान बढ़ने की संभावना नहीं है, बल्कि तापमान में थोड़ी कमी आने के आसार है। इसके चलते हीट वेव कंडीशन से कुछ राहत मिलने की संभावना है। उन्होंने बताया कि 24 और 25 मई में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलेगा और तापमान बढ़ने से लोगों को हीट वेव कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है। 26 में हो सकता है थोड़ा 25 तक या 24 में थोड़ा फिर से जो है 1-8 डिग्री बढ़ के जो है तो हीट वेव कंडीशन बन सकती है, लेकिन अभी उसमें देंगे अपडेट आगे और किस तरह का सिचुएशन बनता है। तो मैं कहूँगा कि टेम्परेचर्स में थोड़ी सी कमी है, बहुत ज़्यादा कमी नहीं है, पर हीट वेव कंडीशन ऐसे जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स हम देखते हैं वो चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए। पर ये है कि जो डिस्कम्फर्ट लेवल वो रहेगा मॉइस्चर बढ़ने से। जहाँ तक बारिश या इस तरह की एक्टिविटी की बात करें तो जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उसमें हमको एक्टिविटी मिल ही रही है, लगातार ही जो है ठीक ठाक एक्टिविटी मिल रही है, स्कैटर लाइट मॉडरेट तक की जो रेंज मिल रही है। पर ये कि मॉइस्चर जैसे मैं बोला उसका लेवल बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, पर ये कि गर्म तो है। जल संस्थान लोहाघाट ने पेयजल समस्या को देखते हुए 7 साल पहले लोहाघाट नगर और रायकोट गांव के लिए बोरिंग पंपिंग योजना का निर्माण कार्य शुरू किया था, लेकिन योजना का काम पूरा होने के बाद भी जनता को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस कारण रायकोट कुंवर गांव के लोगों में जल संस्थान के खिलाफ काफी आक्रोश है। आपको बता दें कि रायकोट के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि प्रदीप कुमार ने बताया कि आरटीआई के जवाब में जल संस्थान ने 2021 में गांव को योजना से पेयजल देने का आश्वासन दिया था। जल का ना ही उसमें कोई कनेक्शन मिला है ना ही कुछ, जबकि विभाग को आरटीआई लगाने के बाद उन्होंने जानकारी दी थी कि अक्टूबर 2021 तक रायकोट कुंवर के प्रत्येक घर को जो है कनेक्शन आगे पानी का वितरण किया जाएगा, लेकिन आज की डेट में कोई काम ठेकेदार और विभाग की मिलीभगत के कारण कोई काम चालू नहीं। श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा निर्बाध रूप से जारी है। पिछले 5 दिनों से धाम में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से चारधाम यात्रा मार्ग और बद्रीनाथ के व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं। तीर्थयात्रियों की चहल पहल से पूरे यात्रा मार्ग पर रौनक बनी हुई है। श्रद्धालु भगवान श्री बद्री विशाल के दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित करने के बाद बद्रीधाम के आसपास पर्यटन स्थलों पर भी पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा को सुगम और व्यवस्थित तरीके से संचालन को लेकर पूरा प्रशासन रात दिन जुटा हुआ है। यात्रा पड़ावों पर बिजली, पानी, शौचालय सहित तीर्थयात्रियों को अन्य जरूरी सुविधाएं मुहैया भी कराई जा रही है। लोहाघाट में अनुसूचित जाति की महिला लोह शिल्पियों के लिए बनाए गए ग्रोथ सेंटर में रेस्टोरेंट निर्माण की सुगबुगाहट है। इसका समूह की लोह शिल्पियों ने विरोध जताया था। इसके बाद बीडीओ अशोक अधिकारी और महिला लोह शिल्पियों की बैठक हुई, जिसमें अशोक अधिकारी ने ग्रोथ सेंटर में किसी भी प्रकार के रेस्टोरेंट का निर्माण नहीं होने का आश्वासन दिया। साथ ही बीडीओ अधिकारी ने कहा कि जल्द ही वर्तमान ग्रोथ सेंटर में बनी महिला समूह की कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी गठित की जाएगी, जिसमें जिले की लोह शिल्प से जुड़ी अनुसूचित जाति की ग्रामीण महिलाओं को शामिल किया जाएगा। से हमारी महिला संशोधन महिला आई थी, इनसे हमारी वार्ता कर ये पूर्ण रूप से संतुष्ट है और आज ही से ही अपना जो ग्रोथ सेंटर का ताला गया था उसको खोलेंगे और वर्तमान में जो हमारी जो ये कमेटी थी या वो थी, इसको भंग कर एक फेडरेशन का गठन किया जाए। का समाधान किया। उन्होंने कहा कि जो तो रेस्टोरेंट की बात थी वो तो कुछ नहीं है अभी यहाँ ब्लॉक से, यहाँ उसको कुछ नहीं बन रहा है। और जो हमारे समस्या का समाधान कर दिया उन्होंने कि लोह शिल्प वाले इनका ग्रोथ सेंटर आज से ताला खुल जाएगा। डोईवाला में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से उन्हें हर्बल साबुन बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण डायमंड शिक्षा प्रचार समिति और नई आशा स्वयं सहायता समूह दे रहा है। समिति की अध्यक्ष आशा सेमवाल ने बताया कि ये साबुन रसायन मुक्त बनाए जा रहे हैं, जो त्वचा के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। तैयार किए हैं, जैसे कि चावल का आटा हो गया, गुलाब जल हो गया, ग्रीसलिन हो गया, ये सब मिला के नेचुरल चीज़ों से साबुन तैयार किए हैं जो स्किन के लिए बहुत लाभदायक है।
सब महिलाएं एक साथ मिलकर ही प्रयास करेंगी, सब अपना अपना समय देंगी और कार्य को शुरू करेंगी, आगे बढ़ाएंगी। हमारी संस्था 40 प्रकार की ट्रेनिंगें दे रही है, जिसमें जो हमारे साबुन का है, साबुन जो है 12 मासा का काम है, तो हमने साबुन शुरू करा है क्योंकि और जो मार्केट के साबुन आते हैं उसमें केमिकल वगैरह मिले हुए रहते हैं, पीएच लेवल बहुत हाई होता है। तो हमने जो साबुन बनाए हैं आज नीम का पाउडर का बनाया है, मुल्तानी मिट्टी का बनाया है, गुलाब की पत्तियां पीस कर बनाया है हमने, इन सब का हमने आज बनाए हैं ऑर्गेनिक साबुन जो स्किन के लिए बहुत इफेक्टिव है और हर स्किन के लिए अलग अलग प्रकार के हैं। प्रदेश में जोरों शोरों से चारधाम यात्रा चल रही है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में अब हेमकुंड साहिब यात्रा भी शुरू होने वाली है। ऐसे में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने ऋषिकेश में श्री हेमकुंड साहिब यात्रा 2024 के लिए तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में प्रसिद्ध सिखों के पवित्र धार्मिक स्थल श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा भी 25 मई से शुरू होने जा रही है। हेमकुंड साहिब के लिए सिख श्रद्धालु का पहला जत्था बुधवार को ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला रोड स्थित गुरुद्वारा पंच प्यारे की उपस्थिति में रवाना हुआ। पहले जत्थे में करीब 250 से अधिक यात्री शामिल हुए। पंच प्यारों के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में आज जत्थे को पूरा परिवार ने इकट्ठा होकर रवाना किया है। ये अत्यंत सौभाग्य है पूरे परिवार का, ये अत्यंत सौभाग्य है उत्तराखंड का कि आज ये दिन इतने त्योहार की तरह, एक पर्व की तरह और इतनी खुशियों से मनाया। जो हेमकुंड साहब की यात्रा करता है वो पहले ही गुरुओं के मार्ग के ऊपर में चल रहा है। ये जो यात्रा है बहुत मुश्किल है, सब कोई नहीं कर सकता है, इसलिए जरूरी है कि अंदर में वो संकल्प होना चाहिए, अंदर में वो आध्यात्मिक और एक मैं कहूंगा कि एक आस्था का संकल्प होना चाहिए। चारधाम यात्रा में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन करने के लिए उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। इस बीच भारी भीड़ को देखते हुए 31 मई तक वीआईपी दर्शन पर रोक लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी केदारनाथ धाम में हो रहे वीआईपी दर्शन करने को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार नजर बनाए हुए हैं और श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए 31 मई तक वीआईपी दर्शन पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। अगर वीआईपी दर्शन के मामले में सामने आ रहे हैं तो उस पर भी निगरानी रखी जाएगी। इन चीजों को लेकर हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं कि किसी भी प्रकार से श्रद्धालुओं को, यात्रियों को किसी भी प्रकार से दिक्कत का सामना न करना पड़े और सभी यात्री उनकी नजर में एक समान है। इसीलिए 19 तारीख से बढ़ाकर 31 तारीख तक वीआईपी दर्शनों के लिए यात्राओं को मना किया गया कि वीआईपी दर्शन पूरी तरीके से बंद रहेंगे और इक्का दुक्का अगर इस तरीके की कोई मामला सामने आया है तो उस पर भी निगरानी बरती जा रही है और इस तरीके का जो मामला है उस पर ध्यान दिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां नैनबाग के ग्राम टटोर के लोगों ने अपने कुल देवता महासू का स्वागत किया। आपको बता दें कि कुल देवता को चांदी का छत्र भी भेंट किया गया। लोगों ने कुल देवता से सुख शांति की कामना की। 3 दिवसीय आयोजन में कुल देवता के मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। 1800 कुछ में हमारे जो पूर्वज यहाँ आए थे, तब से अब तक महासू महाराज जी का कोई प्रतीक चिन्ह यहाँ नहीं आया था। इस बार महासू महाराज जी का चिन्ह डोरिया हमने यहाँ पर लाया, जबकि हम खाली महासू महाराज जी का लाना चाहते थे, लेकिन महाराज जी की कृपा रही कि चारधाम महाराज जी का डोरिया भी हमें यहाँ लाने का मौका मिला, अवसर मिला। हम धन्यवाद देते हैं अनोल मंदिर समिति के सम्मानित वजीर श्री दीवान सिंह जी का, जिन्होंने हमें ये अनुमति दी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।